एडीएसडी में अभी तक हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन का पार्ट कि सिम्टम्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन उसका सारा डिटेल में हमने किया। और जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया था उनको मैंने वीडियो भी भेज दिया है। और अब आज जो हमें करना है वो हम करेंगे कॉजेस ऑफ एडीएसडी एंड रिस्क फैक्टर्स। तो जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है उतने लोग करेंगे, बाकी को फिर मैं वीडियो दूंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसको डिले नहीं कर सकते हम बहुत ज्यादा, है ना, तो ये चीज समझनी होगी। तो कॉजेज ऑफ एडीएसडी एंड रिस्क फैक्टर्स, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो रिसर्चर्स लिंक एडीएसडी टू हेरिडिटरी। एक तो क्या है कि फैमिलीज में चलता है, हेरिडिटरी हो सकता है, एंड जेनेटिक फैक्टर यानी फैमिली से आ रहा है, आपके पेरेंट्स से, बाकी लोगों से, वहां से आने के चांसेस हैं। with dopamine related genes being the most significant, जिसमें डोपामिन से रिलेटेड जो जीन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, फास्ट पेस लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू एसडी। तो स्ट्रेस और आजकल की जो भाग दौड़ी भरी जिंदगी है वो, और न्यूट्रिशन की यानी खाने पीने में किसी भी तरह की अगर कुछ कमी होती है उसकी वजह से भी आपका एडीएसडी होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो अब जीन्स एंड एडीएसडी के बारे में हम देखते हैं कि जीन्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं एडीएसडी में। ADHD is influenced by the numerous genetic factors with the exact gene responsible for the disorder or still unknown. तो दो जीन्स इम्पोर्टेंट हैं, जीन्स का इम्पैक्ट होता है, बट वी डोंट नो, हमें पता नहीं है अभी कि जीन्स कौन सा जीन्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। DRD4 जीन्स आर लिंक्ड टू ADHD। ये माना गया कि DRD4 जीन्स है, ये एक नाम है, इसकी और डिटेल में हम नहीं जानेंगे। बायोलॉजिकल वो सारे मार्कर्स हैं। तो ADHD कैन अफेक्ट डोपामाइन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। तो DRD4 नाम का एक जीन्स होता है, वो उसको लिंक किया गया है ADHD के साथ में, है ना। एंड वो आपकी डोपामिन के रिसेप्टर्स को अफेक्ट कर सकता है। डोपामिन का तो एक केमिकल होता है ब्रेन में, और उनको उसके जो रिसेप्टर्स, मतलब जो उनको रिसीव करते हैं, और ये सब जो डोपामिन और न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं इनको, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। तो कहीं से आएगा, कहीं पे रिसीव होगी इंफॉर्मेशन। तो रिसेप्टर का मतलब है कि उस इंफॉर्मेशन, डोपामिन जो है उसके जो रिसीवर्स हैं उनको हम डोपामिन रिसीवर्स बोलेंगे, है ना, रिसेप्टर्स बोलेंगे। People with ADHD often have multiple variation of these genes. तो अब ये देखा गया कि जो जिनको ADHD होता है उनमें इसके डिफरेंट वेरिएशन होते हैं इस जीन्स के, ये जो DRD4 जीन्स है ना। डायग्नोस्टिक मेथड नाउ इन्वॉल्व एनालाइजिंग फैमिली हिस्ट्री, एनवायरमेंटल फैक्टर अलॉन्ग विद अदर फैक्टर। तो अब जो डायग्नोसिस हम बनाते हैं उसमें हम हिस्ट्री में ये भी पूछते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आप पूछोगे कि घर में कोई ऐसा तो नहीं था जो बहुत हाइपर था, कंसंट्रेट करने में जिसको दिक्कत होती थी, फिर किसी भी फैमिली मेंबर को। तो क्योंकि हमें ये पता है कहीं ना कहीं जीन्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब जब हमें ये पता लग जाता है कि जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या होगा, जब हमें ये पता है तो इसका मतलब है कि भाई जो प्रोग्नोसिस है, मतलब उसका जो ठीक होने का वो है थोड़ा सा कम हो जाता है, किसी या उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे किसी की फैमिली में किसी लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, या बीपी का रहता है, या किसी और प्रॉब्लम, कोई और इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी, जैसे मान लिया मेरी फैमिली में है कोई एक प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम मेरे को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। तो इसी को हम फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं। तो एडीएचडी में भी ऐसा ही होता है कि इस तरह की चीजें होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं कि किस तरह का फूड और सारी चीजें आप खा रहे हैं, चीजें हो रही हैं, वो भी दिक्कत कर सकता है आपको। देन आपका आता है न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन का मतलब होता है पॉइजन एक तरीके का, और न्यूरोटॉक्सिन का मतलब हो गया जो आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, पॉल्यूशन है जो हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो रिसर्चर बिलीव्स न्यूरोटॉक्सिन केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड जो हम, आपको पता ही है, जो हम खेतों में डाल देते हैं
कि कीड़े ना लगे, पेट खराब ना हो, है ना? या हम घरों में भी अपने मच्छर मारने के लिए यूज करते हैं, चूहों के लिए यूज करते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो कैन लीड और लिंक टू एडीएचडी डेवलपमेंट। पेस्टिसाइड्स को लिंक किया गया है एडीएचडी से। अब पेस्टिसाइड कई तरीके से बॉडी में जा सकता है। अगर आज की कंडीशन को हम देखें तो क्या कैसे कैसे जा सकता है कि आप ऐसे समझो कि आप जो फ्रूट्स खाते हैं सब पे ये पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है। आप जिस घर में रह रहे हैं, पेंट हो रहा है ना? पेंट में भी केमिकल्स और ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं इन्वायरमेंट में और घरों में हमारे, तो वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड होती हैं एडीएचडी के साथ में। Lead exposure can affect children's performance and education and is associated with hyperactivity, impulsivity and intention। एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि lead, जिसको हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंट एक तरह का lead क्या है, एक तरह की धातु है, यानी एक तरह का सब्सटेंस है। तो उसकी मात्रा भी हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसको पाया गया है कि वो लिंक्ड होता है एडीएचडी के, वो भी एडीएचडी कॉज कर सकता है। तो बहुत सारे जो इस तरह के, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। फिर आता है ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड यूज ऑन लॉन्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक कैन कॉज सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन इन न्यूरो डेवलपमेंट। यानी कि जो मैंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनो फॉस्फेट मतलब जो पेड़ों पे यूज होते हैं। अब आम की फसल आ रही है, कभी गेहूं की फसल है, उसमें हम छिड़काव करते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड, मेडिसिन, केमिकल्स यूज करते हैं। तो ये सब भी हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं और हमें बच्चों में एडीएचडी का भी इम्पैक्ट आ सकता है इसकी वजह से। देन आपका आ जाता है न्यूट्रिशन एंड एडीएचडी, यानी खाने पीने का क्या असर पड़ता है इनके ऊपर। Even though there are no concrete evidence to suggest this, many believe that preservative food dyes can influence ADHD, particularly hyperactivity children। यानी अगर बच्चे को हाइपर एक्टिविटी है तो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अब आप कोई भी खाना जो पैक्ड लेते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, जो भी कोई भी चीज आप उठा के देखोगे सब पे प्रिजर्वेटिव्स, उसका इंग्रेडिएंट चेक करना आप कभी, लिखा होता है प्रिजर्वेटिव क्लास दिस क्लास दैट। वो तो ये जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो इनको क्या कहते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, नहीं तो खराब हो जाएंगी चीजें जल्दी। अब आप ब्रेड मार्केट से लेके आते हो तो ब्रेड में अगर वो प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे तो ब्रेड देखते हो आप धूप में पड़ी रहती हैं, शॉप पे रखी हुई हैं ऐसे विदाउट फ्रिज, और वो चलती रहती हैं, खराब नहीं होती हैं, 3 दिन 4 दिन आराम से चलती हैं। सबके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक में होता है ना? तो वो भी, और कलर्स, यानी कलरफुल चीजें, जैसे आइसक्रीम में बहुत सारा कलर मिक्स किया जाता है खाने के, आप खाते हो तो अगर आइसक्रीम वगैरह तो उसमें मिला देते हैं कलर। तो जो कलर फूड होते हैं जिनमें कलर मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल कलर, है ना, वो सब हाइपर एक्टिविटी से लिंक्ड होते हैं। इसीलिए जब बच्चा हमारे पास आता है एडीएचडी का तो हम बोलते हैं कि इसको बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, बाहर की चीजें, कलरफुल जो भी चीजें वो नहीं देनी है, शुगर नहीं देना है, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें नहीं देनी है, तो उससे कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, फूड विद आर्टिफिशियल एजेंट लाइक कलरिंग, कलर वाले फूड हो गए। इवन स्नैकी फूड्स यूजुअली थॉट टू मेक किड्स हाइपर एक्टिविटी, यानी चिप्स, पोटैटो चिप्स या चिप्स जितने भी हैं ये सारे वो बढ़ाते हैं हाइपर एक्टिविटी का। हाउएवर दिस हैज नॉट बीन फुली डिटरमाइंड, पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये खाने जो हैं ये आपको आपकी हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, देन आता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर ड्रिंक करती है, क्योंकि आज की डेट में ये भी बहुत सारी चीजें, मतलब सोशल चेंजेस हुए हैं बहुत सारे, तो फीमेल भी जैसे ड्रिंक करना या सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सारी चीजें रहती हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जब बच्चा पेट में है, अगर ऐसी कुछ चीजें हुई हैं, इन सम केसेस of ADHD are related to the situation a kid is born into. For example, many things that drinking and smoking during pregnancy may influence a child's conduct. ये
बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चे की जो एक्टिविटी है उसमें चेंज करता है। देयर इज सम एविडेंस दैट शोज दैट चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज्ड टू अल्कोहल एंड ड्रग व्हाइल इन द वूम हैव हायर चांसेस ऑफ डेवलपिंग एडीएचडी। ये देखा गया है जो माएँ सिगरेट या ड्रिंक करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, तो उनको उनके बच्चों में एडीएचडी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आप हिस्ट्री में पूछ भी सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास बच्चा आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज खाने को बंद करवानी है, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। तो कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, जैसे खाना चेंज हो सकता है। अब जेनेटिक्स तो चेंज नहीं हो सकती। माँ ने अगर ड्रिंक किया था या किया था प्रेगनेंसी के टाइम, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन कुछ जो चीजें चेंज कर सकते हैं, अगर हमें नॉलेज होगा तो हम चेंज कर पाएंगे। What does not cause ADHD? ADHD किन चीजों से नहीं होता है, ये ध्यान रखें। ADHD is often misattributed to factor like excessive TV viewing। लोगों को लगता है ज्यादा टीवी देखने लगा है इसलिए ऐसा हो रहा है। एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन, ज्यादा चीनी भी लगा तो उसको ADHD है। हाँ, एक्टिव हो सकता है, लेकिन ADHD का मतलब है कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना, तो वो चीज नहीं। पुअर पेरेंटिंग कि आपका मतलब बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं हुई तो ADHD हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, एंड पॉवर्टी कि गरीब है बच्चा तो इसको हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाउएवर दीज फैक्टर्स कैन ओनली वर्सन द पेंडेंट। हाँ, अगर मान लिया किसी को ADHD है, ज्यादा टीवी देख रहा है या बहुत ज्यादा चीनी खा रहा है, शुगर वाली चीजें खा रहा है, तो उस कंडीशन में वो चीजें बढ़ सकती हैं, बट उसकी वजह से वो नहीं होता है। द मेन रिस्क फैक्टर इंक्लूड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी अपने पेरेंट्स से जो लेके आया है वो जेनेटिक्स, उसका जीन्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ब्रेन इंजरी अगर कोई हुई है उससे हो सकता है। प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी बच्चा 9 महीना का होकर नहीं पैदा हुआ, 8 महीने में, 7.5 महीने में, 7 महीने में पैदा हो गया, तो उनको भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एल्कोहल अगर लेता है, पेरेंट्स लेते थे तो मदर लेती है, तो उसकी वजह से हो सकता है, मैंने आपको बताया। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे किसी तरह का पेस्टिसाइड, लेड या पॉल्यूशन जो हमारे एनवायरनमेंट में है उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स हैं कुछ। तो लेट्स रिव्यू ऑफ पॉसिबल रिस्क फैक्टर ऑफ द एडीएचडी कि भाई एडीएचडी किन लोगों को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। रिस्क फैक्टर का मतलब वो ऐसे लोग जो रिस्क पे हैं, जिनको होने के चांसेस ज्यादा हैं। कौन है वो लोग? एडीएचडी अफेक्ट्स फ्रंटल लोब लेवल। फ्रंटल लोब क्या होता है? जो हमारे मत्थे के सामने का हिस्सा होता है, उसको हम ब्रेन का, उसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड अदर ब्रेन प्रोसेस। According to brain scan, neurotransmitter like noradrenaline and dopamine act as chemical messenger। तो क्या होता है, हमारा जो जैसे ब्रेन है, जैसे तो हमारा जो ब्रेन है, जैसे ये है, तो ये सब वो सामने का हिस्सा है ऊपर का, जो हमारा माथा बोलते हैं जिसको, वो हिस्सा है, इसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। ये इंसानों में सबसे बड़ा होता है और सबसे बाद में डेवलप हुआ है। अगर ये हिस्सा ब्रेन का ना हो तो जानवरों में और हमारे में कोई फर्क नहीं है ना। ये हिस्सा हमें सोचने लायक बनाता है, समझने लायक बनाता है, क्या करना है नहीं करना है, तो वो डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट होता है। जो फ्रंट, जिसको हम फ्रंटल लोब भी बोलते हैं। जब साइकोलॉजी पढ़ी होगी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, तो वहां पे आपको बताया भी गया होगा। तो ये आपको, इसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, मतलब सोच समझ के चीजें करना जरूरी होता है। तो इसमें नोराडेरेनाइन और डोपामिन ये केमिकल मैसेंजर होते हैं कि इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, है ना। तो अगर एडीएचडी बच्चे में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अफेक्टेड होते हैं इस ब्रेन एरिया के अंदर, मतलब वहां पे कम ज्यादा हो जाते हैं, मैसेज प्रॉपर्ली नहीं जाता है, वो सोच समझ के चीजें नहीं कर पाता है, बहुत सारी फैक्टर्स हैं। तो फ्रंटल लोब अफेक्ट करता है एडीएचडी को। मेल्स आर हायर एट रिस्क डेवलपिंग ड्यू टू हार्मोनल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, बट inattentive ADHD often overlooked, potentially affecting a significant number of girls। तो क्या है, ये देखा गया है हाइपर एक्टिविटी जो है, ज्यादा कूदना, एक जगह टिक के ना बैठना, ये सारे फैक्टर्स जो हाइपर एक्टिविटी वाले फैक्टर्स होते हैं वो मेल्स में ज्यादा होते हैं। यानी मेल बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, उनको ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, फीमेल को कम होते हैं। लेकिन जो
इनअटेंशन है यानी कंसंट्रेट ना कर पाना, उसमें ये देखा गया है कि भाई फीमेल चाइल्ड जो है या लड़कियां जो हैं उनको भी लगभग उतना ही होता है ना। देन आता है जेनेटिक, क्या हो सकता है रिस्क फैक्टर। जेनेटिक रिस्क फैक्टर क्या है, तो कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा मेल है यानी तो उसके चांस वैसे ही ज्यादा हो गए क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है और मेल्स को ज्यादा होता है। तो अगर कोई मेल है और कोई फीमेल है तो फीमेल से ज्यादा चांसेस हैं मेल के कि उसको एडीएचडी हो सकता है ना। तो ये चीज है। Then genetics studies have revealed that ADHD can be inherited and there are genes associated to cause ADHD. तो रिसर्चर्स ने स्टडीज में ये बताया कि जो हमारा जेनेटिक्स है यानी जो हम लेके आते हैं अपने माँ बाप से, जीन्स लेके आते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी ब्रेन में कोई इंजरी होना, चोट लग जाना। तो डिफरेंट ब्रेन injuries have been linked to ADHD. However, there are only few children who have suffered brain injury and compared to the increasing number of patients with ADHD. लेकिन ये देखा गया ये ब्रेन इंजरी वाले कम ही होते हैं, ज्यादातर बिना ब्रेन इंजरी वाले बच्चे हैं जिनको ADHD काफी मात्रा में हो रखा है या उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। देन आता है फूड टॉलरेंस, ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। रिस्क फैक्टर का जैसे मैंने बताया, रिस्क फैक्टर क्या है, ये जिन लोगों को ज्यादा होने के चांसेस, जिनको रिस्क ज्यादा है। सम फूड में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ADHD। एग्जांपल ऑफ फूड इंक्लूड नट्स, व्हीट एंड मिल्क। तो फूड्स में कौन कौन से कि जिसमें नट्स हैं, व्हीट्स हैं, मिल्क है ना, मतलब प्रोटीन वाली जितनी भी चीजें हैं वो बढ़ा सकती हैं अगर वो वनरेबल है। और उसको ऐसा नहीं है कि इसको खाने से हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर उसके चीजें हैं उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक तो उसको बढ़ा सकते हैं। अदर रिस्क फैक्टर्स में कहा जाता है प्री मेच्योर बर्थ यानी जल्दी पैदा हो जाना बच्चे का, है ना। बर्थ एंड एक्सपोजर टू टेलीविजन, बहुत ज्यादा टेलीविजन का एक्सपोजर ट्रिगर कर सकता है, कारण नहीं होता है। चीनी, एडिटिव्स और लिंक टू एडीएचडी यानी चीनी या किसी तरह की जो मिलावट होती है खाने में, मिलावट इन सेंस जो प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं। इवन अगर मार्केट से आप आटा भी खरीदते हैं तो उसमें कीड़े ना पड़ जाएं, कुछ ना करें, तो उसमें भी मैंने अभी वीडियो देख रहा था, मुझे पता नहीं कितना सच है, उसमें भी कुछ चीजें मिलाई जाती हैं जिससे कि जो पैक आटा आता है ना, ये आशीर्वाद और ये सब, तो ये वो खराब नहीं तो क्या होता है कि धूप में पड़ा है, गाड़ी में आ रहा है, तो वो जल्दी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं उसके। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी। कई सारे साइन सिम्टम्स हमने देखे थे, अभी हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं सो दैट ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाए। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज ऑफन प्रेजेंट, है ना, सिमिलर सिम्टम्स इन एवरीवन लीडिंग पेरेंट टू बिलीव दे आर स्टबर्न। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज का मतलब क्या है कि बाय बर्थ हो रही है न्यूरो, यानी आपके नर्वस सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं, आपके ब्रेन में कुछ चेंजेस हैं। और ज्यादातर जो भी बच्चे होते हैं उनमें एक ही तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं क्योंकि भाई उसको ब्रेन में पर्टिकुलर एरिया में कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सॉरी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जिद्दी हो गए हैं, बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते, उनको ऐसा लगता है, जबकि ये एडीएचडी होता है। तो ADHD often associated with hyperactivity disruption is more complex than initially thought. तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे स्टडीज में, और फ्रस्ट्रेट होंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाएंगी। तो बहुत सारे और चीजें भी इकट्ठा हो जाती हैं कि आप बार बार वो टिक के तो बैठ नहीं पा रहे हैं, घर में पेरेंट्स डांट रहे हैं, स्कूल में टीचर डांट रहे हैं, बच्चे मजाक बना रहे हैं, तो उनका सेल्फ स्टीम भी लो हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमें देखने में। Some children exhibit only hyperactivity symptoms while others remain quiet and require significant effort to stay focused. तो कुछ बच्चे ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, खाली हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं। ये बात हमने पहले भी की है, ठीक है। तो these signs and symptoms of ADHD will depend on the dominant characteristic that present in the child. In general, children with ADHD may show one of the following. यानी हाइपर एक्टिव है, इनअटेंटिव है, किस तरह का है ADHD, है ना, जैसे बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अटेंशन, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी।
तो अब कौन सी चीज ज्यादा है उसके बेस पे हम डायग्नोसिस करते हैं। अगर टिक के एक जगह नहीं बैठ रहा है बहुत, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। कंसंट्रेट करने में दिक्कत ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स, तो कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, तो उसे हम इनअटेंटिव बोलेंगे। तो ये तीनों सिम्टम्स वो एक साथ हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जो कोर सिम्टम्स हैं। तो हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव एंड इनअटेंटिव विच इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एडीएचडी। और ज्यादातर कॉमनली क्या है कि तीनों चीजें होती हैं, हाइपर एक्टिव भी है यानी टिक के बैठते भी नहीं है, इम्पल्सिव है बिना सोचे सोचे समझे काम करते हैं, इनअटेंटिव है यानी सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, जो उनसे बोला जाता है इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते। अब क्या होता है इनअटेंटिव बट नॉट इम्पल्सिव एंड हाइपर एक्टिव। तो दूसरा टाइप हो जाता है कि इनअटेंटिव, सिर्फ अटेंशन फोकस करने में दिक्कत होती है, बाकी चीजों में उतनी दिक्कत नहीं होती है। इम्पल्सिव एंड हाइपर एक्टिव बट अनेबल टू पे अटेंशन। इम्पल्सिव है, हाइपर एक्टिव है, बट अटेंशन नहीं पे कर पाते हैं चीजों पे, मतलब तो ये वो चीजें हो सकती हैं। Very little attention is given to children with inattentive symptoms and this is because they are usually calm and not disruptive। अच्छा, होता क्या है कि हम अपने घरों में भी देखें ना, जो बच्चा ज्यादा शैतानी करता है, ज्यादा चीखता चिल्लाता है, उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। शांत वाले बच्चे को हम ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं, वो अपने आप से खेलता रहता है, ठीक है, तो उस पर अटेंशन भी कम देते हैं हम। तो उसी तरीके से जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, जो टिक कर नहीं बैठते एक जगह पे, है ना, तो उनके ऊपर से सारा ध्यान जाता है, उनका ट्रीटमेंट भी लोग करा लेते हैं और लोगों से पूछ भी लेते हैं क्या करें, बहुत परेशान हो रहे हैं, ये समझ नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो बच्चा जो हाइपर एक्टिव नहीं है, वो इनअटेंटिव, वो फोकस नहीं कर पाता, वो लेकिन रहता तो शांत है, एक्टिव नहीं है बहुत, लेकिन वो चीजों पे, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि अटेंशन देने में उसको दिक्कत हो रही है। तो वो लोग हमेशा क्या होता है, वो इग्नोर हो जाते हैं बेचारे, उनको पता नहीं चलता। तो अब क्या होता है कि वही बात है कि पेरेंट्स को जो बच्चा ज्यादा परेशान करता है वो ज्यादा टेंशन ले जाता है, जो शांत रहता है तो उसको कम अटेंशन मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी however inattention is also has its consequences wise including underperformance in school, inability to follow teachers and parent direction and clashing with other kids in school। तो जब ध्यान नहीं दे पाता चीजों को, क्या होगा, टीचर से डांट पड़ती है, टीचर जो काम कहती है वो नहीं कर पाते हैं ये लोग, है ना। तो टीचर को जो समझा रही है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, लिखने में दिक्कत हो रही है। एंड क्या होता है, कई बार जब नहीं समझ में आता है दूसरे बच्चों से बोलते हैं, दूसरे बच्चे भी मजाक बनाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है इनका। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जब आपके पास एडीएचडी का बच्चा आता है तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, सो दैट दो तीन चीजें हैं। एक तो आपको आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम क्या है उसको समझ सकते हैं, है ना, किस तरह से बच्चा बिहेव करता है, और दोस्त थिंग्स वो आपको समझ में आती हैं। और आपको इंक्वायरी करना या इंटरव्यू देना और बेहतर तरीके से आ जाता है। अगर आप किसी चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी आप पूछेंगे उससे, है ना। अगर आपको डिसऑर्डर पता है, ये डिसऑर्डर होता है, तो अकॉर्डिंगली आप उससे बात करेंगे। तो देन फिर आता है आइडेंटिफाइंग एडीएचडी एट डिफरेंट एजेस। अब अलग अलग उम्र में कैसे चीजें होती हैं, क्या चेंजेस होते हैं। तो यंग चिल्ड्रन आर टिपिकली हाइपर एक्टिव, इजीली नोटिसेबल, बट देयर impulsive behavior such as blurting out, insult and dangerous climbing are more prominent। तो क्या होता है, छोटा बच्चा क्या होता है, वैसे भी छोटे बच्चे तो ज्यादा एक्टिव होते ही हैं। अब जब आप और हम देखें अपने आप को और एक 2 साल का 5 साल का बच्चा देखें तो हमसे तो वो ज्यादा एक्टिव होगा, है ना। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो उनमें ज्यादातर सिम्टम्स हाइपर एक्टिव का हमें दिखाई देता है, और भी होते हैं लेकिन मेन जो फोकस होता है हाइपर एक्टिव, और वही हमें समझ में आता दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यानी कि बाय एज 5 दे लर्न टू सिट क्वाइटली एंड फॉलो, पर एज के साथ धीरे धीरे क्या होता है, उनका हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रॉब्लम एडीएचडी की ठीक हो गई, है ना। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जब वो बड़े होने लगते हैं तो उनका टिक की एक जगह बैठना, बाकी सारी चीजें तो हो जाती हैं ठीक मतलब कम हो जाती हैं। लेकिन दूसरी चीजें यानी इम्पल्सिविटी, अटेंशन ना दे पाना किसी चीज को, वो एज इट इज बना रहता है ना। तो हाइपर एक्टिविटी, बॉडी में चेंजेस होते हैं, वेट बढ़ जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहते हैं, उसकी वजह से आपका होता है कि आप उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन जब छोटे होते हैं तो ज्यादा एक्टिव होते हैं, एडीएचडी के सिम्टम्स ज्यादा
हाइपर एक्टिविटी के ज्यादा प्रिविलेंट दिखाई देते हैं उस तरह की सिचुएशंस में, ठीक है। देन आता है इनअटेंटिवनेस इन एडीएसडी। तो इनअटेंटिवनेस में क्या होगा पता है, कंसंट्रेट ना कर पाना, अटेंड ना कर पाना। चिल्ड्रन ऑफन स्ट्रगल विद पेइंग अटेंशन and staying focused on enjoyable tasks and organizing their time in school work. They may be calm, quiet, but struggle with repetitive tasks and concentration. एक ही काम बेचारे बार बार कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड से चीजें राइट डाउन करनी है, लिखने में उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। जब बुकिंग स्पीड कम है, अटेंशन होता नहीं है, तो जैसे लिखते हैं मैम लेके चले जाते हैं। ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। इस तरह के इनअटेंटिव के बच्चे इनअटेंटिव है उनमें, तो ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स हैं तो वो इनअटेंशन का सिम्टम है, ठीक है। फिर अदर सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन इन चिल्ड्रन, क्या कैसे कैसे दिखता है, क्या सिम्टम्स होते हैं इनअटेंशन के, उसके बारे में बात करते हैं। तो डू नॉट लिसन व्हेन स्पोकन टू। आप कुछ बोल रहे हैं वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो अटेंड नहीं कर पा रहा। जी सर, मैं सर ये कह रहा हूँ सर, मतलब जैसे सभी ओल्ड एज में है ना, जितनी भी ओवर एज होती है, तो उन सभी में सबसे ज्यादा बच्चों में होना चाहिए ना हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाँ, बच्चों में ज्यादा दिखाई देगी। अब ऐसा है ना कि हम और आप उतना एक्टिव तो हो नहीं सकते, बॉडी का वेट भी तो बढ़ गया और किसी तरह से हमने मैनेज करना सीख भी लिया, तो उससे क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी तो कम हो जाती है, लेकिन इनअटेंशन बना रहता है, फोकस ना कर पाना वो तो रहेगा, ठीक है। मतलब ये है, जैसे कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि भाई हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बच्चों में सबसे ज्यादा किस में होती है, तो सबसे ज्यादा बच्चों में ही होती है ना? नहीं सर, जो देखो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अगर है किसी को, है ना, मान लिया एडीएसडी है, तो अगर बच्चों को होता है तो बच्चे बड़े भी तो होते हैं। नहीं सर, जैसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव हो। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो बच्चों में डायग्नोस जरूर होता है, लेकिन बड़ों में भी होता है। तो ये कहना भाई, अगर 100 में से 4 बच्चों को हो रहा है, तो वो 4 बच्चे आज बड़े भी तो हो गए। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में होता, क्योंकि ये क्या है, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है, वो बचपन में ही आपको क्या कहते हैं, बचपन में आइडेंटिफाई होते हैं। अब जैसे किसी का मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, कम है IQ, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि बच्चों में होता है खाली, बड़ों में। भाई बच्चे बड़े भी तो होते हैं, वही बच्चे तो एडल्ट भी होते हैं, तब भी वो चीज तो बनी रहेगी वैसे की वैसे। हाँ, ये अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चे को मतलब कौन ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ADHD जिनको होता है उनमें से कौन लोग ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, तब आप कह सकते हो कि बच्चे ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। डायग्नोसिस नहीं, सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं खाली, है ना, डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, सिर्फ सिम्टम्स। ये हाइपर एक्टिविटी ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है, और एडल्ट में ज्यादातर हम जैसे एज बढ़ती है तो इरिटेशन ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है जी सर, ठीक। तो फाइन, तो फ्रीक्वेंटली अब क्या करेंगे ऐसे बच्चों के माँ बाप से, आप पूछोगे स्कूल में देखोगे क्या कभी अपने खिलौने खो दिए, किताबें स्कूल में छोड़ आए, रबड़ छोड़ दी, खो गए, बैग भूल गए, ये सारी चीजें, क्योंकि अटेंशन ध्यान नहीं है ना। Find it hard to stay focused because they are easily distracted and get bored with tasks. अब क्या होता है, जल्दी से बोर हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं कि आप ऐसे समझो कि जैसे कोई, मान लिया मैं क्लास ले रहा हूँ, अचानक से कहीं से बाहर पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज आ गई तो मैं जाके बाहर देखना शुरू कर दूंगा। फिर अंदर खट से कुछ आवाज आई, किसी ने टीवी चला दी तो मैं जाके टीवी देखने लगा। फिर मुझे लगा कि कोई और कुछ और कर रहा है, मैं वहां जाके देखने लगा। तो वो लोग एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, बार बार चेंज करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को बिठा के पढ़ाओगे, 2 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट भी नहीं बैठेंगे, बोलेंगे मैं जाके वॉशरूम होके आता हूँ, मुझे भूख लग रही है, अच्छा अभी आ रहा हूँ, है ना, ये सब काम करते हैं। तो ये क्या होता है, ये हाइपर एक्टिविटी है, क्योंकि वो टिक के नहीं बैठ पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे। डू नॉट ऑलवेज कंप्लीट टास्क, हमें ज्यादातर वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्टी इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड रिमेम्बरिंग थिंग्स, अब जब सुन नहीं रहे, फोकस नहीं कर रहे, तो याद करना तो ढूंढ रहे, तो वो जल्दी से इंस्ट्रक्शन यानी जो उनको बोला जाता है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जब फॉलो नहीं कर पाएंगे तो वो लोग बेचारे क्या कहते हैं, याद भी नहीं कर पाएंगे जब फोकस ही नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि वो
अटेंशन दे ही नहीं पाते हैं। तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनसे, केयरलेस मिस्टेक, डू नॉट पे अटेंशन टू डिटेल्स, डिटेल्स में लिखना कुछ है, लिख कुछ और दिया है ना, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। हाइपर एक्टिविटी इन एडीएचडी, तो ये था इनअटेंशन के सिम्टम्स। अब हम बात कर, ये इनअटेंटिवनेस के थे, ये आपके इनअटेंशन इन चिल्ड्रन किस तरह का होता है, यहाँ पे आपका हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन यानी हाइपर एक्टिविटी के नाम बैठना। तो एडीएचडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर एक्टिविटी, रैपिड मूवमेंट, difficulty in maintaining steady position, often accompanied by shaking, tapping, finger drumming। तो मान लिया कि बार बार पैर हिला रहे हैं, सोफे पे बैठे, सोफे का पूरा कवर ही खराब कर दिया, बेड पे बैठे, बेड पे चादर ऐसी की वैसी हो गई उनकी, क्योंकि वो टिक के बैठेंगे नहीं, हिलते डुलते रहेंगे, तो सारी बेड पे बैठे हैं तो चादर खराब हो जाएगा, तो एक जगह टिकेंगे नहीं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, आपको पकड़ना मुश्किल होगा, आपको टेंशन होगी, है ना। हाथ पैर हिलाते रहेंगे, कुछ नहीं है, टैपिंग कर रहे हैं, पैर हाथ को मार रहे हैं ना, तो ये हिलते डुलते रहेंगे कुछ ना कुछ, जैसे टेबल पे हाथ चला रहे हैं कुछ तो कुछ ना कुछ रहता है, तो इसी को हम हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा इनके अंदर क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हैव क्विक टेम्पर, जल्दी गुस्सा आता है इनको, बिना सोचते समझते तो है नहीं, ज्यादा सोचते तो है नहीं, तो बिना सोचे समझे इनको बहुत गुस्सा आ जाएगा। ऑलवेज टॉकिंग, को हमेशा ऐसा लगेगा बोलते जा रहे हैं। कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड क्लाइंबिंग, हमेशा चलते चढ़ते कूदते रहते हैं, चलते कूदना बहुत ही ज्यादा कर देते हैं। अनेबल टू प्ले क्वाइटली, चुपचाप बैठ के एक जगह नहीं खेल सकते ये, है ना। कॉन्स्टेंटली फिजी, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। अब आता है इम्पल्सिविटी कैन लीड टू सेल्फ कंट्रोल, self control issues, disruptive behavior and poor action in children, causing them to feel inferior and overreact emotionally। तो अब इसमें क्या है कि impulsivity can lead to self control, यानी impulsivity जो है, यानी क्या कहते हैं, जल्दबाजी में कोई काम करना, वो क्या कर देगा, आपका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म करा देगा, आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा दूसरों की चीजों में आप इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, बच्चे हो या बड़े, है ना। तो अब क्या होता है कि अब इस तरह का जब बिहेवियर था, टिक के नहीं बैठता है, गलतियां कर देता है सर, तो माँ बाप हो या टीचर्स हो बार बार उसको नेगेटिव बोलते रहते हैं कि इससे तो कुछ होता नहीं है, ये क्या कहते हैं, एक काम भी ढंग से नहीं करता है, टिक के नहीं बैठ सकता, तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे करके उनके अंदर लो सेल्फ स्टीम हो जाती है, यानी इंफीरियर फील करने लगते हैं। अब जब इंफीरियर फील करने लगे, लो फील करने लगेंगे, तो और ज्यादा प्रॉब्लम खराब है। एक प्रॉब्लम तो थी एडीएचडी की, अभी इमोशनल प्रॉब्लम भी हो गई, तो ये हमें ध्यान रखना होता है जब हम इन सारी चीजों को बारे में बात करते हैं। अनेबल टू कीप इमोशंस इन चेक, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाते, जैसे गुस्सा आ रहा टीचर के ऊपर या किसी साथ के ऊपर मार दिया, क्योंकि इम्पल्स कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है। यूजुअली हैव इमोशनल आउटबर्स्ट, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा निकल जाता है या फट पड़ते हैं, किसी बात पर गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, तो वो टाइम जिद्दी हो जाते हैं। ऑफन इंटरप्ट अदर्स एंड से थिंग एट रॉन्ग टाइम, दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में कूद पड़ेंगे, जब नहीं बोलना है, जब उनका रुक जाएगा तब आप बात करोगे, तो वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने आप को रोकने उनके लिए मुश्किल होता है। एक्ट इरेशनली एंड विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे काम करते हैं। प्रीफर गेसिंग इंस्टेड ऑफ डिवोटिंग टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम, और गेस करते हैं, क्योंकि फोकस करने के लिए तो इनका मन नहीं होता है, क्योंकि इनअटेंटिव है, ज्यादा फोकस करने में कर नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं, गेस मार देते हैं, इसीलिए सिली मिस्टेक्स भी करते हैं। पढ़ा क्वेश्चन पढ़ा, बस कुछ भी टिक लगा के आ गया, कुछ भी लिख के आ गया, है ना। दे ब्लर्ट आउट आंसर इवन व्हेन दे आर नॉट कॉल्ड टू आंसर, मान लीजिए टीचर किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रही है, बीच में खुद घुस के आप अपना आंसर देने लगे, उसको बोल नहीं बोला भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनसे नहीं रहा गया, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर देना शुरू कर दिया, जबकि बाणी किसी और की थी। इंट्रूड कन्वर्सेशन, यानी दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में कूद पड़े, मम्मी पापा बात कर रहे हैं तो बीच में कूद पड़े कि हाँ हाँ बताओ, मेरे को बताओ, मतलब वेट नहीं करते हैं, तो ये एक होता है। तो सिम्टम्स एट डिफरेंट स्टेजेस एजेस, डिफरेंट एज पे किस तरह के सिम्टम्स होते हैं वो हमें यहाँ पे देखेंगे हम। तो ADHD symptoms can be recognized in adult and children, but they are often more challenging to identify। तो ADHD के एडल्ट में भी होते हैं, जैसे मैंने बताया। तो अब क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं एडल्ट में, इम्पल्सिविटी यानी गुस्सा वगैरह जल्दी, आउटबर्स्ट हो जाना, गुस्सा आ जाना जल्दी। इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशंस नहीं मैनेज कर पाते हैं अपने आप से।
फोकसिंग इश्यूज, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, टास्क कंप्लीशन, काम नहीं पूरा कर पाएंगे, बीच में छोड़ देते हैं, मेमोरी डिफिकल्टीज, मेमोरी, क्योंकि फोकस नहीं करोगे तो याद नहीं रहेंगी चीजें, बहुत सारी तो मेमोरी डिफिकल्टीज हो जाती हैं, एंड हाइपर एक्टिविटी, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते हैं, विच कैन बी सिमिलर इन बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट एजेस। जो कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट एज में एक जैसी रहती हैं, है ना। तो अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं छोटे बच्चों में, यानी ग्रेड 2 के प्री स्कूल टू ग्रेड 2, यानी छोटी क्लासेस में बच्चों की बिहेवियर क्या हो सकते हैं, क्या होगा, फिजिटिंग, फिजिटिंग मतलब हाथ पर चलते रहना, कभी खुजली कर रहा है, कभी कुछ पकड़ रहा है, कभी कुछ पकड़ रहा है, गेटिंग अप, बार बार क्लास में उठ जाना है, यदि बच्चे बैठते हैं चेयर पे या जमीन पे, लेकिन वो फट से उठ जाएगा, बार बार उठेगा, टॉकिंग अननेसेसरी, बेकार की जरूरत नहीं है लेकिन फिर वो बातें करेगा, लोगों से ज्यादा बोलेगा, इवन ड्यूरिंग क्वाइट एक्टिविटीज, यानी कि अगर टीचर ने बोला साइलेंट रह के कुछ काम करना है या कुछ गेम खेलना है जिसमें साइलेंट रहना है, बोलना नहीं है, तो तब भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। अनेबल टू फॉलो डायरेक्शंस, अब इन डायरेक्शन को दिए गए कि भाई ये खा लो या ये उठा के ले आओ, इसको फिर खाओ, खाने के बाद आप ये छिलके उठा के आपको डस्टबिन में डालना है, तो 3-4 चीजें एक साथ आपने बता दी, इनको याद ही नहीं रहेगा, तो ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो याद नहीं रहेगा, डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग थिंग्स, इवन व्हाट द टीचर जस्ट टॉट, टीचर ने अभी पढ़ाया और ये भूल गए, ये वाला होता है। समटाइम इट कैन बी एज हार्ड एज रिमेम्बर टू 2+2, मतलब छोटी छोटी चीजों को भी, ऐसा नहीं है कोई बड़ी चीज हो कि 2+2 का प्लस करना है, सम करना है, वो भी करने में दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। अनेबल टू डू थिंग्स स्लोली, और धीमे धीमे आराम से काम नहीं कर पाते हैं, गेट एंग्री और अपसेट इजीली, जल्दी गुस्सा आ जाता है, टेकिंग थिंग्स विदाउट परमिशन, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है अपने ऊपर, तो किसी की कोई चीज देखी तो उठा ली, मतलब पूछने का भी नहीं सोचा है कि पूछे या ना पूछे। उसी तरह से ग्रेड 3 टू ग्रेड 7 में किस तरीके से सिम्टम्स आते हैं, अनेबल टू फॉलो डायरेक्शन, को जो बताया जाता है कर नहीं पाते हैं, जब 2-3 चीजें बता दी गई एक साथ तो नहीं कर पाएंगे, स्पेशली इफ दे आर मोर देन वन स्टेप, अगर एक से ज्यादा स्टेप है कि यहाँ जाओ ये करना है, फिर यहाँ से यहाँ चले जाना, वहां पे चीज खरीदनी है, खरीदने के बाद ये चीज अपने अंकल को देनी है, फिर वहां से गाड़ी पकड़ के घर आ जाते हैं, अब ये 4-5 चीजें होंगी, उसको नहीं समझ में आएगा, समझ में क्या है कि वो टेंशन नहीं कर पा रहा, वो भूल जाएगा। तो डूइंग और सेइंग थिंग्स इरेशनली, बिना किसी कारण के कुछ भी बोलना, रशिंग थ्रू होमवर्क एंड मेकिंग केयरलेसनेस, तो जल्दबाजी में काम करना, होमवर्क करना, बहुत सारी गलतियां करना, ये सब कॉमन हो जाता है 2 to 7 ईयर्स के बच्चों के साथ में। टेक लॉन्गर टाइम टू फिनिश असाइनमेंट, को काम दिया गया तो ज्यादा टाइम लेंगे, है ना, एंड क्लाउनिंग अराउंड एंड ट्राइंग टू गेट अटेंशन ऑफ एवरीवन इन द क्लास, मतलब मजाक करना, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लाना, इसमें भी लगे रहते हैं। ऑलवेज रेस्टलेस ड्यूरिंग सोशल असेंबलीज और फील्ड ट्रिप्स स्पेशली इफ दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड, तो हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, और ये लोग रेस्टलेस रहते हैं, और असेंबलीज में खड़े होना है, उससे क्या कहते हैं, जैसे प्रेयर हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वहां पे तो एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते हैं लोग, और इधर उधर लाइन में खड़े हैं तो कभी इधर होंगे कभी इधर होंगे, इनको बहुत संभालना पड़ता है, अगर इनको कहीं लेके जाते हैं तो पकड़ना पड़ता है, ट्रिप पे ले जा रहे हैं, पता चला ऐसे काउंसलर आपको दे दिया गया काम कि आप ट्रिप पे ले जाओ, इनको घुमाने ले जाना है, तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको संभालना, तो ये चीज होती है। अब टीनेजर्स यानी 13 से लेके और एडल्ट वाले बच्चे क्या करते हैं, किस तरह के होते हैं, अनेबल टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त नहीं बना पाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, टिक के नहीं बैठ पाते हैं, है ना, तो उनका कंट्रोल अपने बिहेवियर पे कम होता है, तो दोस्त नहीं बनते हैं, सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, डिफिकल्टी कीपिंग ट्रैक ऑफ डेडलाइंस, अब असाइनमेंट खत्म करना है, होमवर्क खत्म करना है कि कल तक देना है, परसों तक देना है, वो नहीं कर पाते बेचारे। डू नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन, और ये सोच नहीं पाते हैं कि भाई अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या, पता चला गुस्सा आया, किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, तो बाद में पछता रहे हैं कि नहीं ये बोल, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं था, तो अब उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई, अब उनको लग रहा है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, तो बाद में वो करते हैं, क्या कहते हैं, अ, अ, बाद में उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है इन सारी चीजों को लेके, ठीक है।
सो नो इंटरेस्ट इन टास्क दे फील आर रेदर बोरिंग। तो चीजों में, टास्क में ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, है ना, जिससे कि दिक्कत होती है उनको हैंडल करने में। स्पेसिंग आउट व्हेन द रीडिंग एंड ड्यूरिंग अदर सिमिलर एक्टिविटीज, है ना। अब क्या होता है कि आज मतलब बहुत टाइम लेते हैं बीच बीच में कि स्पेसिंग आउट व्हेन रीडिंग और ड्यूरिंग अदर सिमिलर एक्टिविटीज, रीडिंग कर रहे हैं तो उनको दिक्कत आ जाती है समझने में कि कौन सी लाइन में पढ़ा कहाँ है, उनको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, पता चला पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन छूट गई, तीसरी पढ़ दी उन्होंने, इस तरह की चीजें कर देंगे। यूजुअली नीड टू रीड इन्फॉर्मेशन मोर देन वंस, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो एक ही चीज को समझने के लिए कई बार उनको रीडिंग लगानी पड़ती है, तब वो समझ पाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है, इनके सिम्टम्स होते हैं। देन आता है व्हाट मेक्स एडीएचडी वर्स, और कौन सी ऐसी चीजें जो एडीएचडी को बहुत खराब कर देती हैं, मतलब और खराब कर देती हैं। क्या? चिल्ड्रंस बिहेवियर वेरी बेस्ड ऑन द एज ड्यू टू डिफरेंस इन ब्रेन डेवलपमेंट रेट्स। तो बच्चों का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, एडीएचडी का जो चीजें होती हैं उसमें भी इनको चेंजेस, रेट में चेंजेस होते हैं, तो उसी हिसाब से उनके बिहेवियर भी चेंज होते हैं। सम चिल्ड्रन में हैव पुअर कॉग्निटिव फंक्शन, कुछ बच्चों में कॉग्निटिव फंक्शन यानी सोचना, समझना, याद करना, डिसीजन लेना, इनमें प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों में, वाइल अदर में है बेटर एबिलिटी, कुछ में ये चीजें बेटर होती हैं। ADHD may not be getting works, but complexity of the task and increased academic demands can make cognitive behavior more prevalent। तो ADHD हो सकता है कि ना खराब हो रहा हो, मतलब बढ़ ना रहा हो किसी में, लेकिन जो चीजें हैं ना, कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत सिंपल सिंपल से टास्क करने हैं कि भाई जाना है, जोड़ घटाना करना है, बस इतना ही करना है, कुछ चीजें पढ़ के आनी है, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब जब क्लास में बड़ी क्लासेस ले जाते हैं तो वहां और कठिन सवाल, कॉम्प्लेक्स सवाल आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको करना, क्योंकि उसके लिए और ज्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो इंक्रीज एकेडमिक डिमांड्स, यानी पढ़ाई लिखाई की डिमांड बढ़ने लगती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी प्रॉब्लम भी और ज्यादा दिखने लगेगी, है ना। भाई आप बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपके पैर में चोट लगी है तो आप नहीं चल रहे हैं, जगह बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पैर में चोट भी लगी है और आपको चलना भी है तो पेन और ज्यादा होगा। तो सिमिलरली जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं तो प्रॉब्लम और ज्यादा हमें बढ़ती हुई दिखना शुरू हो जाती है। परफॉर्मिंग टास्क एंड चैलेंजेस विदाउट इनफ सपोर्ट। अब क्या होता है कि अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है बच्चों को या लोगों को, तो क्या होगा? स्कूल सेटिंग प्रेजेंट्स स्टूडेंट विद कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इंक्लूडिंग एकेडमिक असाइनमेंट, मोर होमवर्क एंड इंक्रीज इंटरेक्शन। कि बच्चों से इंटरेक्ट भी करना है, वहां भी गड़बड़ होती है, पढ़ना भी है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं, है ना, बहुत कठिन होता जाता है सब्जेक्ट, तो इनको बड़ा दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ADHD student face even greater challenge, especially in the lack of support from teacher, parent, highlighting the need for tailored support। तो कई बार कहता है, कई बार क्या, ज्यादातर अगर टीचर को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, टीचर और ज्यादा डांट रही है, घर में पेरेंट्स और ज्यादा डांट रहे हैं, उनको पता ही नहीं है ADHD क्या है, तो उसके बेचारे की हालत और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है ना। जबकि उसको सपोर्ट चाहिए लोगों का, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो और ज्यादा सिचुएशन खराब होती चली जाती है। Kids often get punished for action beyond their control। अब उनके हाथ में नहीं है सैलानी करना या एक जगह टिक के बैठना, और जब नहीं है उनके हाथ में और वो करते हैं तो आप उनको कितना भी समझाओगे, रोकोगे, वो फिर करेंगे, हो जाएगा उनसे। तो उसकी वजह से उनको सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है, और उनके बेचारों की हालत और खराब होती है ना। चिल्ड्रन विद ADHD often face misunderstanding, criticism, punishment from teacher, parent due to their inability to complete the task, remember स्कूल वर्क, इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स। तो जब ये सब नहीं कर पाते हैं तो उनका बच्चे मजाक बनाते हैं, टीचर्स डांटते हैं, पेरेंट्स डांटते हैं, पनिशमेंट मिलता है, तो उनकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम विद थिंकिंग, बिहेवियर एंड इमोशंस। सो इमोशंस के साथ में भी प्रॉब्लम होते हैं इनके। पीपल विद ADHD often face psychiatric disorder like anxiety, depression। Children are about 65% more likely to have comorbid disorder with ADHD। मतलब भाई जब इतना स्ट्रेस होगा, काम करना चाह रहा है बच्चा, नहीं कर पा रहा है, उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको डांट पड़ रही है, उसको क्लास में खड़ा किया जा रहा है, उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं, बहुत सारी चीज, तो ऐसे में ऐसे बच्चों को एंजाइटी, डिप्रेशन होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि
और ये देखा भी गया है कि अराउंड 65% लोग बच्चों को या लोगों को जिनको ADHD है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। There are several things that could stress a person with ADHD. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं। क्या है? दिस इंक्लूड डोमेस्टिक वायलेंस, घर में मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। मेडिकल इलनेस, कोई उसको बीमारी है, इवन द लॉस ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ फ्रेंड, या किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, मान लिया बच्चा बहुत ज्यादा अपनी दादी दादा से था और क्लोज था और नहीं, वो नहीं रहे तो और दिक्कत उसको हो सकती है। सभी बच्चों में होती है लेकिन उनको और होती है क्योंकि उनको अपनी इमोशंस को निकालना नहीं आता, इंटरेक्ट करना नहीं आता, एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑल दिस कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन विद ADHD। अब उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो गया तो और जो लोग मानिए उनके माँ बाप या घर में जो और लोग भी हैं उनको भी दिक्कत होगी उसको हैंडल करने में, उनको भी स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो ADHD के कॉज हो सकते हैं और इस तरीके से उनको अफेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स और कॉज होते हैं वो हमने बात की।